लेने वाले हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि आपको ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट बेचने हैं मार्केट में, सही है ना। हमें ये प्रोडक्ट बेचने हैं तो हमें ये प्रोडक्ट बेचने के लिए ये प्रोडक्ट का साइंटिस्ट होने की जरूरत है क्या? नहीं। हमें इसके ऊपर कोई रिसर्च करना है क्या? नहीं। क्योंकि इसके ऊपर जो रिसर्च करना था वो ऑलरेडी कंपनी ने किया हुआ है। हमें सिर्फ क्या जानना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट बेचते समय हमें किस तरीके से बेचना चाहिए, ठीक है ना। और अगर कोई प्रोडक्ट हमें बेचना है, कोई प्रोडक्ट हमें मार्केट में बेचना है तो सबसे जरूरी क्या है? तो सबसे जरूरी है वो प्रोडक्ट बेचने के लिए, मैं हमेशा बोलता हूं कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में आपको बेचना है तो आपको वो प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके पास एक अच्छी स्टोरी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो प्रोडक्ट खरीदने वाला है उसको प्रोडक्ट खरीदते समय एक अच्छी स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, और जो बेचने वाला है उसको भी बेचते समय अच्छी स्टोरी बेचना बहुत अच्छा लगता है। स्पेसिफिकली इन आवर इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि हम जाते हैं ना उसके पास प्रोडक्ट बेचने के लिए, हम उसके पास प्रोडक्ट जब बेचने के लिए जाते हैं तो हमारे पास एक अच्छी स्टोरी होना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट की। और आप वही प्रोडक्ट अच्छा बेच पाते हो जिसकी आपके पास एक अच्छी स्टोरी है, सही है गलत? आपके पास अगर अच्छी स्टोरी है जो सामने वाले को अच्छी लगे तो वो आपका ये प्रोडक्ट खरीद लेगा। जिस प्रोडक्ट की आपके पास स्टोरी नहीं है, मतलब कंसीडर कि दिस इज अ स्टीम रिच, ये स्टीम रिच है और ये स्टीम रिच को आप किसी व्यक्ति को बेचने वाले हैं, तो मैंने उसके पास गया और आपको बोला कि सर ये हमारे पास स्टीम रिच नाम का प्रोडक्ट है, ये यूज करने से आपका उत्पादन 25 से 40% तक बढ़ जाएगा, ये आप ले लो। लेगा क्या वो? नहीं लेगा। भले हमने उसका क्या बोला, फायदा बोला ना उसमें कि तेरा उत्पादन 25 से 40% बढ़ेगा, लेकिन आपने फायदा बोला तो भी वो ये प्रोडक्ट नहीं लेगा, क्योंकि उसको ये प्रोडक्ट के पीछे की स्टोरी जो है ना वो दिखी नहीं इसमें, ठीक है ना। तो हर एक प्रोडक्ट को बेचते समय आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए, और ये जो स्टोरी है ना ये 3 हिस्सों से बनती है। किसी भी प्रोडक्ट की स्टोरी 3 हिस्सों से बनती है। 3 क्वेश्चन बेसिक एक प्रोडक्ट के पीछे है जो मिला के आप ये स्टोरी बना सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई, क्यों, ये प्रोडक्ट की जरूरत क्या है। दूसरा है व्हाट, ये प्रोडक्ट क्या है, और तीसरा है हाउ, ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है। क्लियर है? मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ रहा है ना? अगर हम द सेम ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी, या मैं 101 पे हूं और आप 92.7 पे, ऐसा नहीं है ना, सेम पिच पे, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक स्टोरी चाहिए जो सामने वाले को अच्छी लगे, और वो स्टोरी अच्छी बनाने के लिए आपके पास 3 पोर्शन चाहिए। एक, ये प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है, दूसरा ये प्रोडक्ट क्या है, और तीसरा ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है। ये 3 पार्ट मिला के आपको एक अच्छी स्टोरी मिल जाएगी। तो आपको एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बेचना है अपना बायोफिट का, तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना बहुत जरूरी है। व्हाई दिस प्रोडक्ट, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, एंड हाउ दिस प्रोडक्ट टू बी यूज्ड, ठीक है। अब ये व्हाई जो है ना, वो व्हाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट और हाउ से, मतलब क्यों, ये प्रोडक्ट क्यों, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये प्रोडक्ट बेचने के लिए ये प्रोडक्ट उसके जरूरत का क्यों है, ये प्रोडक्ट उसे क्यों लेना चाहिए, ये बताना हमें ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अब ये जो क्यों है ना, ये क्यों 2 चीजों से बनता है। ये क्यों 2 चीजों से बनता है, एक फायदा और दूसरा डर। ये प्रोडक्ट उसे क्यों लेना चाहिए ये बताने के लिए आप उसको 2 एंगल यूज कर सकते हैं, एक उसका फायदा दिखा के, दूसरा उसको डर दिखा के। अभी मार्केट में जितने प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट ये फायदे से ज्यादा डर दिखा के बेचे जाते हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी वाला आपको क्या दिखा के प्रोडक्ट बेचता है? डर। मतलब आदमी उसका फायदा देख के प्रोडक्ट लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आदमी डर से प्रोडक्ट 100% लेगा। तो ये डर दिखाना बहुत जरूरी है सामने वाले को। इन सेल्स, मैं ये सेल्स के एंगल से बोल रहा हूँ। सर आप वीडियो निकल रहे, कहीं ब्रॉडकास्ट मत करो इसको,
ठीक है, क्योंकि इट्स फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि आप अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बेचना चाहते हो तो आपको इसके पीछे की स्टोरी बढ़ाते समय आपको डर दिखाना बहुत जरूरी है सामने वाले को। इट्स नॉट लाइक कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं सभी है, लेकिन हम ये प्रोडक्ट अगर बेचना चाहते हैं तो हमें इस तरीके से उसको आगे लेके जाना जरूरी है। तो फर्क सर तो हम लोग सभी प्रोडक्ट को देखते समय ये 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है, ये प्रोडक्ट क्या है और ये प्रोडक्ट किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारे सारे बायोफिट रेंज के प्रोडक्ट है। ओके, ये प्रोडक्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है आपको? तो जब ये आप अभी ये देख रहे हो पिक्चर, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? बोलिए यार, गलत तो गलत, सही तो सही। एक मैंने अगर कोई सवाल पूछा और आपने जवाब दिया, अगर वो जवाब गलत हुआ तो आपको कोई भी सजा नहीं मिलेगी, और वो सही आया तो आपको कोई बख्शिश भी मैं नहीं दूं। तो बोलिए क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट क्या क्या दिख रहा है? इंडेक्स बायो 95 सीएफसी ये सब दिख रहा है। ओके, मेरे को क्या दिख रहा है बोलूं? मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे को 500 रुपए दिख रहा है, यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे को 1200 रुपए दिख रहा है, यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरे को 600 रुपए दिख रहा है, यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे को 1500 रुपए दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? वेरी गुड, आपके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि आपको इसमें पैसा दिख रहा है। दिख रहा है? यस। हाँ, वो दिखना चाहिए। जब तक वो नहीं दिखेगा ना तब तक ये प्रोडक्ट बेच नहीं पाओगे आप। ठीक है ना? आपको प्यार करना है प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन वो प्रोडक्ट के पीछे छुपे हुए पैसे पे ज्यादा प्यार है आपको, इसलिए प्रोडक्ट को प्यार करना है आपको। क्लियर है ना? दिख रहा है ना अभी आपको पैसा दिख रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हर एक प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट के पीछे का जो बिजनेस है, टर्नओवर है, पैसा है, वो आपको दिखना जरूरी है। अब पैसा बोले तो क्या हुआ? पैसा बोले तो लक्ष्मी, बराबर ना? और हम लोग लक्ष्मी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो ये हर एक प्रोडक्ट की क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। तो पूजा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पूजा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो दिख रहा है उससे अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको अभी प्रोडक्ट दिख रहा है, मैंने बोला तब आपको इसमें पैसा दिखा, लेकिन ये प्रोडक्ट के पीछे छुपा हुआ पैसा अगर आपको चाहिए ना, तो आपको ये प्रोडक्ट के पीछे छुपी हुई जो नॉलेज है उसको लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? नॉलेज लेने के लिए। और मैंने क्या बोला? नॉलेज इज इक्वल टू पूजा। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? पूजा करना है। तो पूजा में क्या होता है? आरती होती है। आरती में क्या होता है? अरे तालियां बजती है ना, तालियां बजती है। दोपहर का समय है, ठंडी का समय है, कई जगह पे फैन चल रहे हैं, आंख ना झपके, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में तालियां बजाने को बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट रेंज है हमारी बायोफिट, ये प्रोडक्ट रेंज क्यों मार्केट में है, नेटसॉफ्ट ने क्यों ये प्रोडक्ट रेंज मार्केट में लाई। ठीक है ना? तो ये प्रोडक्ट रेंज, व्हाई दिस प्रोडक्ट रेंज इज, ठीक है, तो क्यों ये प्रोडक्ट मार्केट में हमने क्यों लाए? ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक है और प्रॉफिटेबल। क्या जरूरत है ये प्रोडक्ट की, क्यों लाया हमने? क्योंकि हमारा एक फिलॉसफी है, ये इंडस्ट्री में अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो कुछ प्रोडक्ट के फीचर्स होने बहुत जरूरी होती है। सबसे पहला तो आपके पास जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए। आपके पास जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कहीं भी ना हो, इंपॉर्टेंट है ना? यस। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं
वो प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस। यस, उसका रिजल्ट आना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। लोगों को जितना पैसा दे रहे हैं उसका राइट बेनिफिट उससे मिलना जरूरी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सिर्फ आप बोल रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट बहुत भारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट भारी है बोलने वाले और लोग भी होने चाहिए। दैट मींस कि प्रोडक्ट सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सामने वाले की जरूरत होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास प्रोडक्ट है मुझे बेचना है इसलिए आप ये प्रोडक्ट मार्केट में है। हमारा कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है क्या? नहीं। हमारे नेटसेट के सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो सामने वाले की जरूरत के हिसाब से बना है। एक बात ध्यान में रखो, हम कोई भी 1.5 लाख की गाड़ी बेचते हैं क्या? नहीं। हम कोई भी सोलर लैंप सूट लैंप बेच रहे हैं क्या? नहीं। हम चाय बिस्कुट शक्कर चाय पत्ती बेच रहे हैं क्या? नहीं। तो हम सामने वाले की जो जरूरत है वो बेच रहे हैं। तो वो जरूरत क्या है तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो व्हाई दिस प्रोडक्ट रेंज इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज, ये प्रोडक्ट रेंज किसके लिए है? खेती करने वाले किसान के लिए है। तो वो खेती करने वाले किसानों की भारत में पॉपुलेशन कितनी है? 70। तो डेमोग्राफिक सेंस की 78% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ये एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड बिजनेसेस पे डिपेंड है। मतलब भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो खेती और खेती से रिलेटेड है। और उनकी समस्या क्या है? जो खेती है, किसान है, उसकी आज की करंट समस्या क्या है? तो सबसे पहली इसकी समस्या है कि उसका जो खर्चा है खेती में वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है या नहीं है? सेकेंड समस्या क्या है उसकी कि वो खर्चा तो कर रहा है लेकिन जितना खर्चा वो कर रहा है उसके प्रोपोर्शन में उसको उत्पादन नहीं मिल रहा है। और तीसरी मेजर समस्या उसकी है कि ये जो खर्चा वो कर रहा है केमिकल प्रोडक्ट्स पे, और जितना ज्यादा वो केमिकल यूज कर रहा है उससे उसके जमीन का नुकसान हो रहा है, ठीक है। मतलब एक उसका उत्पादन खर्च बहुत ज्यादा है, दूसरा उसका उत्पादन बहुत कम है, और तीसरा वो केमिकल की वजह से उसकी जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। और सॉइल के साथ साथ ये केमिकल्स कहाँ पे जा रहे हैं? हमारे पेट में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सॉइल के साथ साथ ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ को भी खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर किसानों के रिलेटेड बोलते हैं तो हमने देखा कि अगर किसान को अगर मदद करनी है कोई प्रोडक्ट देके तो उसको क्या होना चाहिए उसका फायदा? तो सबसे पहले उसका जो खर्चा है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। उसका उत्पादन जो है वो बढ़ना चाहिए। और तीसरा उसको केमिकल से हमें क्या करना पड़ेगा? मुक्त करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम है किसान का और सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। सो व्हाई दिस प्रोडक्ट रेंज इज, तो ये प्रोडक्ट रेंज है एक सबसे पहले किसान का खर्चा कम करने के लिए, दूसरा उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, तीसरा उसको केमिकल से दूर करने के लिए। क्लियर है? ओके। तो एक 1 by 1 प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इज स्टीम रिच, ठीक है। तो हम लोग हर एक प्रोडक्ट 3 हिस्सों में देखेंगे। क्या क्या बोला मैंने? 3 हिस्से क्या है हमारे? व्हाई, व्हाट, हाउ। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टीम रिच प्रोडक्ट क्यों है मार्केट में, क्यों है। तो देखो आज के डेट में किसान अपने फसल पे अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे देखो हम एक इंसान जब बढ़ता है ना तो उसके बढ़ने की अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस होती है, ठीक है ना। क्या क्या ग्रोथ स्टेजेस है उसके बढ़ने की? सबसे पहले तो अपने माँ के पेट के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद वो जन्म लेता है, बचपन होता है उसका, ठीक है। बचपन के बाद क्या आती है? युवावस्था, किशोरावस्था। उसके बाद क्या आता है? प्रौढ़ावस्था, बराबर। और उसके बाद क्या आता है? वृद्धावस्था, बुढ़ापा। तो ये जो अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस है एक इंसान की, ये अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस पे इंसान की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग अलग है या नहीं है? यस, अलग अलग है। जब वो माँ के पेट में है तो उसको अलग तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए। जब वो जन्म लेके आता है, बचपन है उसका, तो उसको अलग न्यूट्रिशन चाहिए। जब वो किशोरावस्था में है तो उसको जवानी में वो अलग न्यूट्रिशन चाहिए, उसको हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में। और जब वो
प्रौढ़ावस्था में जाता है तो उसको अलग न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, जब वृद्धावस्था में है तो अलग न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। अब जब वो बच्चा पैदा होके जन्म लेता है तो उसको शुरुआती दौर में उसके माँ का दूध मिलना बहुत जरूरी है नहीं है? अब ये माँ का दूध उसको उसके बचपन में ना देते हुए वो जब 16 साल का हो जाए तब देना चालू कर दिया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उससे क्या होगा? 16 साल का ही नहीं होगा। वो 16 साल का ही नहीं होगा। मतलब जो न्यूट्रिशन जिस टाइम पे मिलना चाहिए उसी टाइम पे देना चाहिए उसको, ठीक है ना? तो वैसे ही जैसे हम लोग आदमी का देख रहे हैं, वैसे किसी भी फसल की क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस होती है, उसके बढ़ने की कुछ अवस्थाएं होती है, ठीक है ना? जिसमें सबसे पहली अवस्था होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन या बीजांकुरण, सेकेंड स्टेज, ठीक है ना? वो सेकेंड स्टेज को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन के बाद जो आती है, बीजांकुरण के बाद जो आती है वो है टिलरिंग। टिलरिंग पता है आपको? टिलरिंग इन द सेंस किसी भी फसल को जमीन से उगने के बाद फूट आती है। फूट क्या भी, जिसको हिंदी समझती है अच्छी वो जरा गुजराती में हेल्प कीजिए मुझे। फूट आती है, ठीक है? तो उसको फूट आती है तब, ठीक है? फिर थर्ड स्टेज जो है वो है उसकी ग्रोथ फेज, जिसमें उसको पत्ते आते हैं, पत्ते बढ़ना चालू होते हैं, ठीक है? और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत जोरदार होती है उस समय। फिर फोर्थ स्टेज जो है वो है उसकी फ्लावरिंग, जब उसको फूल लगते हैं। और फिफ्थ स्टेज है फ्रूटिंग, मतलब जो उसको फल लगना चालू होते हैं। तो ये 4 क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस होती है किसी फसल की, और ये 5 क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस है, और इन 5 क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस में उस फसल की अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है कि उसको जो जर्मिनेशन के लिए जो चीज चाहिए वो उस समय पे उसको मिलनी चाहिए। अगर वो उस समय पे नहीं मिली तो क्या होगा? उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। जो उसको टिलरिंग के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है वो अगर उस समय पे मिला तो उसका टिलरिंग अच्छा हो जाएगा, मतलब उसके जो फूड है वो बहुत अच्छी आएगी। अगर वो नहीं आई तो क्या होगा? वो न्यूट्रिशन नहीं मिला तो क्या होगा? वो फूड अच्छी नहीं आएगी। तो ऐसे अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस पे अलग अलग न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो अलग अलग स्टेजेस में जो अलग अलग न्यूट्रिशन उसको मिलना चाहिए, इस न्यूट्रिशन के बारे में सबसे पहले तो फार्मर को जानकारी नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर उसको जानकारी है भी तो ये अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए मार्केट में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो उससे क्या होता है? वो हर एक स्टेज के लिए हर एक और एक अलग केमिकल लेके आता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है? खर्चा बढ़ता है, ठीक है? सेकेंड थिंग, ये जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है वो कैसे है? केमिकल है, मतलब वो केमिकल की इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है? और मतलब अभी हम लोग प्रॉब्लम एरियाज अगर देखते हैं तो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम एरियाज इज। तो हमने क्या किया? हम इसको कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं? तो हमने क्या किया? हमने देखा कि अगर ये अलग अलग केमिकल यूज करने से किसान का खर्चा जो बढ़ रहा है उसको अगर कम करना है और ये प्रॉपर न्यूट्रिशन उस फसल को मिलना जरूरी है, तो क्यों ना ऐसा सोचा जाए कि जो भी न्यूट्रिशन उस फसल को जरूरी है अलग अलग क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस पे, वो सारे न्यूट्रिशंस हम एक साथ इकट्ठे करके एक ही प्रोडक्ट में दे सकते हैं क्या? और इस सोच के साथ रिसर्च हुआ और इस रिसर्च के साथ एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है स्टीमरिच। और एवरी क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज, ठीक है ना? तो ये स्टीमरिच क्या है? तो इसमें फसल की जो भी ग्रोथ की बढ़ने की अवस्था है उसमें जो भी न्यूट्रिशन लगता है वो सारा न्यूट्रिशन इकट्ठा करके हमने दिया है, ठीक है? अब कंटेंट के बारे में बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर इसमें कंटेंट क्या है, ठीक है? मैं ज्यादातर आपके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे क्लोज कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर के लिए अपने पास समय नहीं है, ठीक है? तो बहुत ज्यादातर लोग पूछते हैं कि सर इसमें कंटेंट क्या है, ठीक है? पहली चीज तो कंटेंट को जानने की ज्यादा जरूरत है नहीं, फिर भी अगर आप ये प्रोडक्ट यूज आपने किया है और आपको कंटेंट जानने हैं तो ऐसा नहीं कि हम कंटेंट बताते नहीं है, हमने ऑलरेडी ये प्रोडक्ट के कंटेंट प्रोडक्ट के साथ दिए हुए। कभी आपने देखा है? ये स्टीमरिच के बॉटल में ना एक व्हाइट कलर की चिट्ठी आती है, वो चिट्ठी कभी पढ़ी है? उसमें सच बोलो, सच नहीं पढ़ी, ठीक है? वो चिट्ठी को खोल के देखो, उसमें सारे कंटेंट लिखे हुए हिंदी में और इंग्लिश में लिखे हुए, ठीक है? तो ये अलग अलग कंटेंट जो है वो इस प्रोडक्ट्स में डाले गए और अलग अलग कंटेंट अलग अलग क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज पे काम करते हैं, ठीक है ना? तो व्हाट फर्स्ट स्टेप इज जर्मिनेशन।
ठीक है। जर्मिनेशन में क्या होता है, देखो हम लोग मार्केट से कुछ बीज लेके आते हैं, उस पे लिखा होता है जर्मिनेशन परसेंटेज इतना इतना, ठीक है। दैट मींस कि आप एक सीड का बैच लेके आते हो, बैग लेके आते हो, उसमें लिखा है जर्मिनेशन परसेंटेज 75, इसका मतलब आप 100 बीज लगाओगे तो उसमें से 75 बीज ही उग के आएंगे, मतलब 25 का पैसा जो है उसका किसान का क्या हुआ, नुकसान हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने कुछ न्यूट्रिशन इसमें ऐसा डाला हुआ है जिससे कि जो बीज है उसका जर्मिनेशन फास्ट हो, अच्छे से हो। तो हम स्टीमरिच का अगर इस्तेमाल करते हैं तो जर्मिनेशन जो है वो आपका 90 to 95% तक बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो पहला हमने किसान का खर्चा बचाया, दूसरा जर्मिनेशन का रेट बढ़ा के उसका फायदा भी करके दिया। तो यहाँ पे जर्मिनेशन के लिए मतलब बीज प्रक्रिया के लिए अलग अलग तरीके से स्टीमरिच यूज करना है, ठीक है। बीज प्रक्रिया के लिए स्टीमरिच कैसे यूज करना है, तो स्टीमरिच का घोल बनाना है, 1 लीटर पानी में 1 ml स्टीमरिच, उसमें बीज को भिगोना है, उसको 5 से 10 मिनट के लिए भिगोना है, उसके बाद आधे से 1 घंटे तक उसको छांव में सुखाना है, उसके बाद उसको लगाने के लिए लेना है। इसमें दो तरीके की सीड होती है, एक सॉफ्ट कोटेड, हार्ड कोटेड, मतलब जिसके ऊपर का आवरण निकल जाता है, जैसे कि मूंगफली। तो ऐसे जो आवरण ऊपर का निकल जाता है, ऐसे बीज अगर रहेंगे तो उसको भिगोना नहीं है, उसको फैला के रखना है, उसके ऊपर स्प्रे करना है, ठीक है। अगर रोप है तो रोपों का सिर्फ जो जड़ें हैं उसको उसमें भिगोना है, एक 2-4-5 मिनट के लिए, और उसको लगाने के लिए हमें लेके जाना है। इसमें ध्यान रखना है कि उसका ऊपर का जो हिस्सा है टिप, वो भीगना नहीं चाहिए। अगर टिप भीगा और वो ज्यादा भीग गया तो वो सड़ के गल सकता है, ऊपर का ऊपरी हिस्सा, और वो अगर गल गया तो ऊपर जो रोप है वो बढ़ेगा नहीं, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड काम ये स्टीमरिच करता है वो है जो मूलियां होती है, मतलब जो किसी भी फसल की 2 इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, एक जमीन के ऊपर और एक जमीन के नीचे, दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जमीन के नीचे जितना जमीन के ऊपर। जमीन के नीचे क्या है, तो मूलियां है, एक बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तंतु मूलियां, ठीक है, और दूसरा बोलते हैं चोटी मूल, ठीक है। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तंतु मूलियां है वो जमीन से अन्न को निकाल के, न्यूट्रिशन को निकाल के उसको फसल को देती है वो, और जो क्या बोला आपने, चोटी मूल, वो जमीन में अंदर जाके पानी खींच के वो फसल को देने का काम करता है, ठीक है। तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टीमरिच क्या करता है, जो तंतु मूलियां है उनकी संख्या को बढ़ाता है ताकि वो अन्न ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करे, और जो जड़ मूल क्या चोटी मूल है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है ताकि वो पानी अच्छी तरीके से जमीन की खींच के उसको देता है। क्लियर है। तो यहाँ पे वो रूट्स को अच्छा ग्रोथ करने में मदद करेगा। उसके बाद जो शुरुआती दौर में जब हमने बीज लगाया उसका जर्मिनेशन हो गया, वो उग के आया, लेकिन उग के आने के बाद हम क्या करते हैं, जब वो कोई भी फसल जमीन से ऊपर उग के आती है तो हम उसको डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं एकदम से इन्वायरमेंट में। तो आप इमेजिन करो कि आपका बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही आपने उसको विदिन 10-15 मिनट उसको उठा के एकदम कड़ी धूप में रख दिया, क्या होगा, उसको तकलीफ होगी नहीं होगी, बीमार पड़ेगा, कुछ तो होगा उसको। तो ये सेम कंडीशन है, आपका जो पौधा है वो जमीन से ऊपर आया और एकदम से उसने ऐसा एनवायरनमेंट फेस किया जो उसने अभी तक कभी भी नहीं देखा है। शायद वो एकदम कड़ी ठंड है, शायद वो एकदम धूप है, शायद वो एकदम जोर से बारिश है। इसमें उसके जिंदा रहने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो उसको जरूरी क्या है, उसको इंटरनल न्यूट्रिशन बहुत जरूरी, वो स्ट्रांग होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए कि ताकि वो टिका रहे। तो ये इनिशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जब आपने जर्मिनेशन किया है तब, तो वो टिका रहेगा। शुरुआती जो मरते हैं पौधे, वो मरने का जो प्रमाण है वो कम हो जाएगा स्टीमरिच से, ठीक है। क्योंकि ये मर जाते हैं तो वो रिप्लेस नहीं कर पाता किसान, तो उससे उसका क्या हो रहा है, नुकसान। आप यहाँ पे देखो हम कहाँ पे किसान का नुकसान जो है वो कम कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड इज ग्रोथ स्टेज में वो काम करता है। जब वो ग्रोथ स्टेज मतलब बढ़ता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका जो अन्न निर्मित की प्रक्रिया है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और अन्न निर्मित की प्रक्रिया किसके ऊपर डिपेंड है, तो पत्तों के ऊपर डिपेंड है। पत्ते जितने हरे और लंबे होंगे उतना उसका फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, अन्न निर्मित अच्छी होगी। तो स्टीमरिच क्या करता है, स्टीमरिच में कुछ कंटेंट ऐसे है जो पत्तों की साइज जो है वो बढ़ाने की काम करेगा। साइज बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, अन्न निर्मित अच्छी होगी, और उससे वो जो फसल है उसको अन्न ज्यादा अच्छा मिलेगा, तो उससे हमें प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है। एक बीच में क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज हमारी छूट गई जो है वो टिलरिंग की, मतलब उसके
फूट को बढ़ाने का काम वो करेगा, ठीक है ना, क्योंकि जितनी ज्यादा फूट उतना ज्यादा उत्पादन, ठीक है ना। और अगर टमाटर, मिर्ची, टमाटर, बैंगन ऐसे अगर कोई है तो उसमें क्या है, जितने ज्यादा ब्रांचेस, शाखाएं, उतना ज्यादा, जितने ज्यादा फूल उतना ज्यादा फल, उतना ज्यादा प्रोडक्शन। तो स्टीमरिच क्या करेगा, कुछ कंटेंट उसमें हमने ऐसे डाले जो उसकी ब्रांचेस को, फूड को बढ़ाने का काम करेगा, तो अल्टीमेटली किसान का क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। सेकंड, फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेज फ्लावरिंग। जब फूल लगना चालू होता है उस समय पे क्या होता है, वातावरण की वजह से और न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिलने की वजह से ड्रॉप हो जाते हैं। मतलब आपको जब फूल आए तब दिख रहे 100 फूल, और 1-2 दिन के बाद क्या होता है, उसमें से आधे फूल गिर गए, तो यहाँ पे किसान का क्या हुआ, नुकसान। तो हमने क्या किया, स्टीमरिच का स्प्रे किया, उसको न्यूट्रिशन मिला प्रॉपर टाइम पे, तो फूल है गिरना बंद, कम हो गया, ठीक है। तो फ्लावर ड्रॉप कम करेगा स्टीमरिच, तो उससे क्या होगा, ज्यादा फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट होने के लिए रेडी रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इज फ्रूटिंग। फ्रूटिंग इन द सेंस बेरी साइज फ्रूट जब होते हैं छोटे, उस समय पे क्या होता है, उस समय भी अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टीमरिच का स्प्रे करते हैं, उससे फ्रूट ड्रॉप जो है वो कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट जो आगे के सर्कुलर स्प्रे हम लोग करते हैं, उससे क्या होता है, जो भी फ्रूट हमें चाहिए, जो भी प्रोडक्शन हमें चाहिए, उसकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड है, क्वालिटी। तो इसमें इंपॉर्टेंट एंगल्स क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट, उसका वजन अच्छा आना चाहिए, दूसरा उसका साइज अच्छा होना चाहिए, तीसरा उसका रंग जो है वो नेचुरल आना चाहिए, फोर्थ उसकी जो टेस्ट है वो नेचुरल आना चाहिए, और सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको शाइनिंग होनी चाहिए, चमकना चाहिए ना। आप मार्केट में जाते हो, टमाटर देखते हो, जो ज्यादा चमक रहा है और जिसके ऊपर दाग धब्बे, आप कौन सा लोगे, चमक वाला, जो शाइनिंग वाला, चमक वाला, दाग धब्बे वाला आप नहीं लोगे, तो शाइनिंग चाहिए उसमें। एंड सेवन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मार्केट में जाने के बाद ज्यादा टाइम तक टिकना चाहिए, है ना। तो स्टीमरिच क्या करेगा, स्टीमरिच यही काम करेगा। आप जब ये प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको, आपका जो प्रोडक्शन है उसको अच्छा वजन आएगा, उसका अच्छा साइज बनेगा, उसका रंग नेचुरल रहेगा, उसमें टेस्ट नेचुरल रहेगी, उसमें आपको शाइनिंग आएगी, उसमें कोई दाग धब्बे नहीं रहेंगे, और वो ज्यादा दिन तक टिका रहेगा। आप अगर, मतलब हमारे महाराष्ट्र में एक एरिया है नारायणगांव नाम का, वहाँ पे सबसे ज्यादा टमाटर का प्रोडक्शन होता है। वहाँ पे हमारे बायोफिट का यूज किए हुए फार्मर जब टमाटर लेके आते हैं तो मार्केट रेट से कम 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा रेट उनको मिलता है। क्यों? क्योंकि व्यापारियों को ये पता है, ये अगर मैं लूंगा इसका तो ये मार्केट में जाने का, मैं, क्योंकि वो भी आगे जाके बेचता है ना, या मैं जब आगे बेचूंगा तो 8 से 10 दिन तक ये खराब नहीं होता। और आप केमिकल यूज किया प्रोडक्ट अगर टमाटर मार्केट में लेके जाते हो तो वो तीसरे चौथे दिन वो सड़ना करना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब केमिकल हम लोग यूज करते हैं ना तो उससे नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है ना उसका, वो ब्रेक हो जाता है, इससे वो जल्दी सड़ जाता है। हम लोग जो स्टीमरिच यूज कर रहे हैं वो क्या है, प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल है, तो इससे उसका टिश्यू स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा रहता है और वो ज्यादा दिन तक टिका रहता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, किसान का हर एक स्टेज पे जो नुकसान होने होता उसको कम किया, और एक बोलते हैं हम लोग मनी सेविंग इज इक्वल टू मनी अर्निंग। जो पैसा बचाया मतलब पैसा क्या किया हमने, उसको कमा के दिया, तो अल्टीमेटली उसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया। तो इन सारी चीजों की वजह से उसका जो खर्चा, उसका जो उत्पादन था, मतलब खर्चा भी कम हुआ और किसान का जो उत्पादन था वो 25 से 40% तक बढ़ जाता, ठीक है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो, कंपनी की तरफ से हम लोग बोलते हैं वो 25 से 40% तक बढ़ेगा। अभी हमको ये हो जाते हैं कि हम कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो वो डबल रिजल्ट आ जाते हैं, तो हम लोग कॉन्फिडेंट रहते तो है, लेकिन ये जब अच्छे रिजल्ट हम लोग देखते हैं तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में जो हल्की तार है ना उसको हम लोग तोड़ देते हैं, और वो तोड़ के हम लोग डायरेक्टली ओवर कॉन्फिडेंस के बाउंड्री में घुस जाते हैं, और हम लोग यही बोलना चालू कर देते हैं कि स्टीमरिच यूज कर तेरा जो प्रोडक्शन है वो डबल। तो अभी क्या हुआ, आपने किसी को स्टीमरिच दिया, उसने यूज किया, यूज करने के बाद उसको 25 से 40% बढ़ा दी, लेकिन वो नाराज क्यों हो जाएगा, अरे आपने तो बोला था डबल हो जाएगा,
आप फिर तो रिजल्ट नहीं मिला हमको, उसको रिजल्ट मिला या नहीं मिला? मिला नहीं, उसको रिजल्ट मिला, लेकिन आपने ओवर कॉन्फिडेंस में उसको कुछ तो ऐसा बोल दिया जिससे वो नाराज हो जाता है। तो ये हमें करना नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर है, टेंशन है। तो हमें कम समय में ज्यादा पैसा कमाना है। दूसरा, ये अपने सर आ जाते हैं योगेश सर, वो बोलते हैं कि यार अभी दिसंबर महीना सेकंड साइकिल, आपको शासनगिर करना है कि नहीं करना है, फास्ट ट्रैक मेंटेन करना है कि नहीं करना है। तो दौड़ चली जाती है, यार 15 दिन में करना है, अभी 1 लाख का टारगेट, तो क्या करेंगे, अभी जो भी मिल गया ये बकरा है। अपने को क्या दिखता है, बस 1 लाख दिखता है। तो उसके लिए क्या बोलना जरूरी है, इसको डबल नहीं ट्रिपल भी कर देंगे, अभी ले लो। हाँ लेकिन अभी ले लो, ये करना नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, आपने स्टीमरीच का 4 बार जर्मिनेशन पे और 4 बार स्प्रे किया, तो आपको कम से कम 25 से 40% का उत्पादन गारंटेड मिलेगा। आपने 3 बार स्प्रे किया तो आपको 15 से 25% का ग्रोथ मिलेगा। आपने 2 बार स्प्रे किया, आपको 5 से 15% का ग्रोथ मिलेगा। आपने 1 बार स्प्रे किया, बाजू वाले से गारंटेड आपका अच्छा रहेगा। ये सिस्टम हुआ बोलने का। अभी आपने क्या हुआ, आप गए, आपको पता है क्लबनेट सब करना है, सामने वाले का दिख रहा है कि हार्वेस्टिंग स्टेज पे इसको एक ही स्प्रे हो सकता है, तो भी कॉन्फिडेंस का ओवर कॉन्फिडेंस में जाके बोलते हैं हाँ ये एक स्प्रे कर, तेरा उत्पादन 40% से बढ़ जाएगा। बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत कमिटमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टीमरीच काम करता है। द सेकंड प्रोडक्ट इज बायो 95। बायो 95 ये प्रोडक्ट क्या है, तो ये एक स्प्रे एडिटिव है। जैसे ना स्टीमरीच हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया था, वैसे बायो 95 ये खर्चा कम करने के लिए दिया है, ठीक है। तो बायो 95 ये एक स्प्रे एडिटिव है। ये क्या करता है, आपका जो स्प्रेइंग का खर्चा है वो 25 से 30% से कम कर देता है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा खर्चा किसान जो करता है वो एक तो उसके खाद पे करता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करता है, और दूसरा स्प्रेइंग पे करता है, ठीक है। अभी होता क्या है, नॉर्मली मार्केट से अगर वो कोई प्रोडक्ट लेके आता है केमिकल बेस्ड स्प्रेइंग के लिए, तो हम सबको पता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो केमिकल बेस्ड है, पेट्रोलियम ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है, और ऑयल और पानी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, और ये ऑयल और पानी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें कुछ ऐसा केमिकल डाला होता है जो कि पानी का कलर चेंज कर देता है। अब ये तो हम सबको पता है कि बायो 95 का यूसेज क्या है, लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली, ये ऑयल और पानी एक दूसरे के साथ मिक्स क्यों नहीं होते? मिक्स नहीं होती है तो पता है, लेकिन क्यों मिक्स नहीं होते? बराबर, दोनों का जो सरफेस टेंशन है वो अलग है, डेंसिटी अलग है दोनों की, इसकी वजह से दोनों के बीच में एक सरफेस टेंशन होता है, और उसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। तो करना क्या जरूरी है, दोनों के बीच का सरफेस टेंशन जो है वो क्या होना चाहिए, तोड़ना चाहिए। तो वही हमने बायो 95 में किया है। बायो 95 में जो कंटेंट यूज किए हैं वो क्या करते हैं, तो वो दो चीजों के बीच का जो सरफेस टेंशन है उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट लाओ, भले वो प्योर पेट्रोलियम ऑयल बेस्ड हो, तेल बेस्ड हो, ऑयल बेस्ड हो, उसमें आप बायो 95 अगर 5 ml डाल देते हो एक पंप के लिए, तो क्या करता है, पूरी तरह से सरफेस टेंशन ब्रेक कर देता है, और वो जो दवाई है उसको पूरी तरह से पानी में छोड़ देगा। तो ये पहला काम क्या करेगा, मिक्सिंग करेगा, ठीक है ना। तो जरूरत क्या क्यों है इस प्रोडक्ट की, क्योंकि हम जो मार्केट से प्रोडक्ट ला रहे हैं वो ऑयल बेस्ड है, वो पानी में मिक्स नहीं होते। होता क्या है, हम लोग जब मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी देर तक वो मिक्स हो जाता है, कलर चेंज होता है। हम लोग स्प्रे करने के लिए जब निकलते हैं तो क्या होता है, फिर से जो दवाई है वो ऊपर और पानी नीचे। स्प्रे करते हैं तो 25% जगह पे दवाई, 75% जगह पे पानी। तो क्या हुआ, 25% जगह पे जो कीड़ है वो कंट्रोल हो गई, 75% जगह की कीड़ नहीं हुई। तो दूसरे रात क्या हुआ, यहाँ की 75% की दवाई उठ के, जो कीड़ है वो उठ के यहाँ पे आ गई। तो किसान ने स्प्रे तो किया था, वो नेक्स्ट डे बोलता है कि यार स्प्रे किया तो उसका रिजल्ट नहीं आया। तो वो क्या करता है, वो कहाँ पे जाता है, दुकान में जहां से ये प्रोडक्ट लाया था, उसको क्या बोलता है, यार ये क्या दिया था तुमने, इसका रिजल्ट नहीं आया। वो भी क्या बोलता है, छोड़ इसको, ये ले, ये नया आया मार्केट में। पहला वाला कैसे यूज किया था, 2 ml से ना, इसको 4 ml से यूज कर, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, उसका खर्चा बढ़ रहा है, स्प्रेइंग का कॉस्ट बढ़ रहा है, जो दवाई ला रहा है उसका खर्चा बढ़ रहा है।
तो हमें क्या करना है, उसका स्प्रेइंग का भी कॉस्ट करना है, कम करना है, और दवाई का खर्चा भी कम करना है। तो इसलिए हमने ये प्रोडक्ट मार्केट में लाया। ठीक है, तो फर्स्ट चीज उसको मिक्सिंग अच्छे से करेगा, तो उसका स्प्रेइंग जो है वो क्या होगा, वो दवाई पूरे तरह से पानी में मिक्स होगी, तो जितना भी वो स्प्रे करेगा उस जगह पे क्या स्प्रे हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा, दवाई पूरा तरह से स्प्रे हो जाएगा। तो कीड़ जो है वो पूरे फसल की अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी, इसकी इफेक्टिविटी अच्छी आएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इज कि वो स्टिकिंग का काम करेगा, स्टिकर का काम, जैसे कास्टर ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट जो स्टिकिंग प्रॉपर्टी है उसमें, तो ये अच्छे से चिपका के रखेगा। तो पानी आई, हवा आई, जो स्प्रे किया है वो उड़ के नहीं जाएगा, उसको अच्छे से स्प्रेडर का काम करेगा। मतलब क्या, अगर हम देखते हैं कोई भी स्प्रे अगर हम लोग करते हैं तो स्प्रे करने के बाद उसकी छोटी छोटी बूंदें तैयार होती है, बूंदों का एक बड़ी बूंद तैयार होती है और वो टपक के नीचे गिर जाती है। तो ये क्या करेगा, ये उसको पूरी तरह से जो फैलाने का काम करेगा। ऊपर से उसका जो लीफ है उसका, उसके ऊपर जो रंध्र है, छिद्र है, उसको ओपन करने का काम करेगा, ताकि वो दवाई अंदर तक हम लोग एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, ज्यादातर जो कीड़ है वो कहाँ पे होती है, पत्तों के नीचे। हम लोग स्प्रे कहाँ से करते हैं, ऊपर से। हमने कभी देखा है कि किसान को ऐसे नीचे से स्प्रे करते हुए? नहीं, लोग पागल समझते हैं उसको। ठीक है, लेकिन होता क्या है, आप दवाई ऊपर से स्प्रे कर रहे हो, वो भी इकट्ठा हो रही है, नीचे गिर रही है, नीचे तक जहाँ पे कीड़े वहां पे दवाई नहीं पहुंच रही। तो हम बायोआइडेंटिफायर यूज करने से क्या होगा, वो दवाई उसके रंध्र को ओपन कर देगी, दवाई अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, जहाँ पे कीड़े वहां तक वो पहुंच जाएगी, कीड़े उसको खाएगी, वो मर जाएगी। तो हमें इफेक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा मिलेगी, तो उसका स्प्रेइंग का खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम हेवी रेन और रिपेलेंट का भी काम करेगा बायोआइडेंटिफायर थोड़े पर इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बायोआइडेंटिफाई करेगा वो कि अपने पत्तों के ऊपर एक हल्का सा लेयर क्रिएट करेगा, जिससे कि सूर्य से जो आने वाली अतिनील किरणें हैं उससे अपने फसल का वो संरक्षण करेगा, एक संरक्षण कवच के तौर पर काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रमाण हमने बोला है बायोआइडेंटिफाई का, उसी प्रमाण में बायोआइडेंटिफाई यूज करना चाहिए। मतलब 15 लीटर पानी के लिए 5 से 7 ml, मैक्सिमम 7 ml, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना प्रमाण हम लोग यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से पत्ते के ऊपर क्या हो रहा है, लेयर क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये लेयर हम लोग ज्यादा प्रमाण यूज करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा लेयर गाढ़ा लेयर बनेगा। तो उससे क्या होगा, वो लेयर अगर गाढ़ा बन गया तो जो संद्रेद अंदर आने चाहिए थे, जिससे कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होने वाला है, उस फसल में खुद की अन्न निर्मित की प्रक्रिया होने वाली है, वो अगर वो नहीं हुई तो क्या होगा, फसल पीली पड़ना चालू हो जाएगी, कई जगह पे पीली, कई जगह पे वो काली हो जाती है। ठीक है, और वो किसान क्या हो जाता है, डर जाता है एकदम। ठीक है, उसको लगता है प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसने गलत सिस्टम से यूज किया। तो ऐसा हुआ भी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कई जगह पे बायोआइडेंटिफाई का प्रमाण ज्यादा हुआ, वो 10-15 ml तक हो गया, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा हो गया तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो 5 से 10, 12-13 ml तक अगर उसने यूज किया भी है बायोआइडेंटिफाई और वो पीला पड़ना चालू हो गया तो टेंशन नहीं लेना, उस वक्त सिर्फ एक स्टीम रिच का हल्का स्प्रे करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द नाइट। ठीक है, वो स्टीम रिच उसको रिकवर कर देगा। ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से प्रिकॉशन क्या लेनी है कि वो राइट क्वांटिटी में प्रोडक्ट यूज करता है नहीं है, वो ही देखना है। ठीक है, वो गलत क्वांटिटी में प्रोडक्ट ना यूज करे, इसको पहले देखना है। क्लियर? तो दिस इज व्हाट द बायोआइडेंटिफाइज। सर बायोआइडेंटिफाइज तो जमीन में पानी के साथ में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि जो पहली चीज हमने बोली सरफेस टेंशन ब्रेक करता है। तो हम लोग अगर पानी को जमीन में देते हैं और उस समय नॉर्मली क्या होता है कि आज के डेट में हमारी सॉइल जो है वो सिर्फ सॉइल नहीं है, उसके साथ केमिकल भी है। ठीक है, सॉइल का और पानी का सरफेस टेंशन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सॉइल का और पानी का सरफेस टेंशन का प्रॉब्लम नहीं है, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो केमिकल्स है जिसका एक लेयर क्रिएट हुआ है उसकी वजह से वो अगर ऊपर ही केमिकल रहेंगे तो वो ऊपर से ही निकल जाएगा, जितना अंदर वो केमिकल है वहां तक ही वो पानी जाएगा, उससे नीचे वो पानी नहीं जाता। मतलब क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो उसकी कम हो गई है वो केमिकल्स की वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ बायोआइडेंटिफाई यूज किया हुआ है तो वो क्या करेगा, जहां जहां पे ऐसा उसको रेजिस्टेंस दिखता है उसको वो तोड़ेगा और पानी जो है उसको अंदर तक लेके जाएगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। तो क्या होगा, 2 टाइम में हम लोग जब पानी देते हैं, सर प्लीज आपको मोदी साहब का फोन आ रहा है, नहीं तो रख दो। इससे क्या हो जाता है कि सरफेस टेंशन ब्रेक होने की वजह से पानी अंदर तक चला जाता है, तो हमारे 2 टाइम का पानी देने का जो वक्त है
मान लो कि अभी हम लोग पानी दे रहे हो, नेक्स्ट पानी के लिए वो फसल 10 दिन के बाद आ रही है, आपने बायो 95 का यूज किया तो वो शायद 10 से 15 दिन का जो समय है 15 दिन तक वो खींच सकते हैं हम लोग, तो पानी की भी बचत होगी, ठीक है ना, और फसल के मिट्टी के अंदर पानी सही मात्रा में रहेगा, ठीक है। तो पानी के साथ भी दे सकते हैं। टेक्निकली अगर हम लोग देखते हैं तो कम से कम 2 महीने में एक बार 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़ मतलब 2.5 बीघा आपके यहाँ पे जो होता है, पौने 2 बीघा जो भी है, 2 बीघा 2.5 बीघा, 1 एकड़ के लिए 2 महीने में एक बार कम से कम 1 लीटर बायो 95 आप पानी के साथ छोड़ोगे तो आपको अच्छे आउटपुट्स मिल सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट इज एनपीके, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो कि ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये 3 प्रोडक्ट है, बायोफिट एन, बायोफिट टी और बायोफिट के, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्यों है, तो जैसे कि हम सबको पता है दिस प्रोडक्ट इज टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर जो आज किसान यूज कर रहा है, खाद, रासायनिक खाद जो यूज कर रहा है, उसका खर्चा कम करने के लिए ये प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट की जरूरत क्या है, तो सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट की जरूरत है देखो हम लोग रासायनिक खाद देते हैं, ठीक है। ये रासायनिक खाद अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। रासायनिक खाद हम लोग जब देते हैं तो होता क्या है, हमारा जो मतलब कोई भी फसल में जो न्यूट्रिशन है उसका मेजर जो जिसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, ज्यादातर मात्रा में नत्रस, पुरद और पालाश उसको चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश किसी भी फसल के ग्रोथ के लिए उसको चाहिए। दे दो यार, कोई दे देगा, ठीक है, ठीक है। ये एनपीके उसको सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी फसल को, नत्रस, पुरद और पालाश, ठीक है। और उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है खुद की फसल की, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी एक फसल की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बोला है कि इतनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, इसको पूरे लाइफ साइकिल में इतना एन, इतना पी और इतना के मिलना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि गन्ने की फसल है तो उसमें यूनिवर्सिटी ऐसा बोल रही है, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ कि एक उसके पूरे लाइफ स्पैन में उसको 370 किलो नाइट्रोजन, 140 किलो फास्फोरस और 140 किलो पोटैश उसको मिलना चाहिए, ठीक है। अभी उस हिसाब से उसको न्यूट्रिशन के लिए उतना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश चाहिए, वो अगर उसको मिल गया तो वो अच्छे से उसका फसल आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम लोग कोई भी फसल देखते हैं, मेरा ये इतना अच्छा नहीं है ड्राइंग, ठीक है, ये जमीन है, ठीक है, और नीचे रूट्स है। ये जो नत्रस, पुरद और पालाश है वो फसल को मिलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसके रूट्स है, क्योंकि वो जाएगा कहां से, मूल से जाएगा उसके, ठीक है। अब ये जो रूट्स है ना, ये रूट का एक रूट जोन होता है, जमीन के नीचे रूट्स कितने अंदर जाएंगे और जहां से वो न्यूट्रिशन लेके आएंगे उसका एक रूट जोन होता है जो टेक्निकली 6 इंच का होता है, 6 इंचेस, ठीक है। मतलब जमीन के सतह से नीचे तक 6 इंच तक वो रूट जाते हैं और वो न्यूट्रिशन को ढूंढते हैं। उधार पे उसको अगर वो नत्रस, पुरद, पालाश मिल गया तो वो ले लेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसको जो नत्रस, पुरद, पालाश चाहिए वो उसको जिस तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है उस फॉर्मेट में होना बहुत जरूरी होता है। फॉर्मेट समझते हैं जी। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हमें गेहूं के अंदर जो प्रोटीन है उसकी जरूरत है बॉडी को, है ना। सबको पता है कि गेहूं के अंदर प्रोटीन है और वो हमारे बॉडी को जरूरी है। इसलिए अगर हमने गेहूं खाना चालू कर दिया चलेगा क्या होगा, मतलब डायरेक्टली वो जो गेहूं होते हैं ना उसको खाना चालू कर दिया, पेट में दर्द हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा ना, हजम वो हजम नहीं होगा। तो उसके लिए वो प्रोटीन बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो, बॉडी को मिले, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका आटा बनाते हैं, उसको भूनते हैं, उसके बाद उसकी रोटी बनाते हैं, उसको तवे पे सेकते हैं और उसके बाद हम लोग खाते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी में जाके बाद वो हजम हो और उसका न्यूट्रिशन भी हमको मिले। तो ये क्या हो गया, राइट फॉर्मेट। रोटी ये क्या है, फॉर्मेट है जो हम खा सकते हैं। वैसे ही ये नत्रस, पुरद, पालाश जो है वो डायरेक्टली नहीं खा सकता कोई भी फसल, उसको कन्वर्ट करके वो जिस फॉर्मेट में उसको चाहिए उस फॉर्मेट में मिलना बहुत जरूरी होता है। और ये काम कौन करता है, उसका फॉर्मेट चेंज करने का बैक्टीरिया करते हैं। ये जब पुराने जमाने में हमारे जमीन में जो बैक्टीरिया थे वो क्या करते थे, ये नत्रस, पुरद, पालाश का फॉर्मेट चेंज करके उसको रूट जोन में लाके रखते थे, ठीक है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशन होना चाहिए, दूसरा न्यूट्रिशन को राइट फॉर्मेट में लाने वाले बैक्टीरिया होना चाहिए, तो वो एकदम राइट फॉर्मेट में उसको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो अभी क्या होता है, अभी हमने सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा ये हो गया कि हमने अभी तक जो केमिकल यूज किए, वो केमिकल में जो केमिकल फर्टिलाइजर हमने यूज किए, रासायनिक खाद जो यूज की, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने यूरिया यूज किया है। ठीक है, यूरिया का फॉर्मुलेशन क्या बोलता है, जो भी फार्मर्स है उनको पता है, 100 किलो यूरिया में 46 केजी नाइट्रोजन, मतलब 54 केजी क्या है, सॉल्ट है, या फिर मिट्टी है। ठीक है, अब ये 46 केजी नाइट्रोजन जमीन में जाने के बाद ये 54 केजी भी जमीन में हमने डाला, कब से डाल रहे हैं, 1960 से, मतलब अभी कितने साल हो गए, 50 साल से आपके जमीन में ये 54 केजी हम लोग डाल रहे हैं। तो ये कहाँ पे जाएंगे, नीचे जाएंगे क्या, जमीन के लॉ क्या बोलता है, पहले आपकी जमीन की सतह ये थी, अब आपने डाला ऊपर से, 46 केजी नीचे चला गया, 54 केजी कहाँ पे रह गया, ऊपर, फिर डाला कहाँ पे आ गया, ऊपर, फिर डाला कहाँ पे आ गया, फिर डाला कहाँ पे आ गया, ऊपर, तो उसका एक लेयर क्रिएट हो जाएगा ना। तो मतलब टेक्निकली पकड़ के चलो कि आपने 6 इंच में से 2 इंच तो ऐसे ही खा डाले, ये लेयर से। अभी कितना इफेक्टिव रूट जोन हो गया, 4 इंच का, तो रूट जोन कम हो गया आपका, 4 इंच में न्यूट्रिशन उसको ढूंढना है। ठीक है, फिर और क्या हो गया, आपने 100 केजी यूरिया आपके जमीन में डाला, उसमें से 46 केजी नाइट्रोजन मिला, किसे, किसको मिला, जमीन को। ये फसल को मिला क्या, नहीं मिला, ये किसको मिला, जमीन को। अब प्रॉब्लम दूसरा और क्या है कि ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, इनका एक प्रॉपर्टी है कि ये अब यूरिया अगर ऐसे रखो हवा में तो क्या हो जाता है, जो फार्मर्स उनको पता है, वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो उसका एक प्रॉपर्टी, वो लीच आउट हो जाता है। आप जमीन में जब डालोगे ना तो पानी उसको मिल गया, तो पानी के साथ वो नीचे बह जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, अभी आपने 46 केजी डाला, ये जमीन पे गया, अब ये जमीन का पूरा रूट को मिला नहीं। इसमें से क्या हुआ, इसमें से मान लो कि 50% जो है वो लीच आउट हो गया, जमीन के नीचे चला गया, मतलब अभी 23 केजी बह गया, अब सब जमीन में कितना रह गया, 23 केजी। ठीक है, अब ये 23 केजी में से भी कितना कन्वर्ट होके वो रूट को जिस तरीके से वो खा सकता है उस फॉर्मेट में मिला, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वहां पे कितने बैक्टीरिया है। अभी वो हमने रखे क्या, वो क्या कर दिए, मार दिए। अभी जितने भी है बेचारे बचे पूछे हुए, उन्होंने भी उनका काम कर दिया, कुछ रूट्स ने खुद किया, कुछ उन्होंने किया, और इसमें से भी 23 में से रूट जोन में, मतलब ये जो 6 इंच का लेयर है, इधर 6 इंच, इधर 6 इंच, ऊपर नीचे 6 इंच का, इसमें जितना नाइट्रोजन अवेलेबल हुआ वो कन्वर्ट हुआ, वो मान लो कि 50%, मतलब कितना, 11.5 केजी रूट जोन को आके जो उस फॉर्मेट में जिसमें खा सकता है वैसे उसको मिला, मतलब आपने डाला कितना, 100 किलो, अब उसमें से सॉइल को मिला 46, उसमें से 23 किलो बह गया, उसमें से भी 23 किलो है लेकिन वो खा नहीं सकते, उसमें से 11.5 किलो उसको मिला, मतलब आपके 100 किलो यूरिया से उसको कितना मिला, 11.5। ठीक है, तो टेक्निकली आज के डेट में ये अगर मैंने जैसे अभी बोला कि गन्ने की फसल को 340 किलो नाइट्रोजन, 370 किलो नाइट्रोजन, 140 किलो फास्फोरस और 140 किलो पोटाश चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि किसान ये डालता है या नहीं डालता है, इतना डालता होगा या नहीं डालता होगा, नहीं, उससे ज्यादा, उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा, उससे कम से कम 4 गुना। क्यों, क्योंकि अगर उसको मिनिमम एवरेज रिजल्ट चाहिए तो उतना डालना ही आज के डेट में उतना डालना ही पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि वो जितना डाल रहा है उसमें से उसको 1/4 ही मिल रहा है, यही हुआ ना जी। तो इस रेट से मतलब 100 केजी में 11.5 केजी, इस रेट से उसको 46 केजी नाइट्रोजन के लिए कितना डालना पड़ेगा, 400 किलो, मतलब 8 गोली, है ना। तो इससे उसका क्या हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, ऊपर से कंपटीशन भी लगी हुई है अपने यहाँ पे,
बाजू वाले ने 4 डाल दिया तो मैं 6 डालूंगा, उसके आगे वाला उसके आगे वाला 8 डालेगा। तो ये कंपटीशन भी चल रही है, ठीक है। तो इस वजह से उसका खर्चा जो है वो बढ़ रहा है। तो जरूरत क्या है? जरूरत है कि आप जितना डालोगे जमीन में उतना मिलना चाहिए पौधों को, फसल को, रूट जोन में। तो उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए वहां पे वो बैक्टीरिया होने जरूरी है जो उसको कन्वर्ट करके रूट को लाके रख दे। तो दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ आर एनपीके। हमारे बायोफिट एन, बायोफिट पी और बायोफिट के की रिक्वायरमेंट जो है, जरूरत जो है वो यहाँ पे आती है, क्योंकि इस बॉटल्स में वो एजेंट, वो बैक्टीरिया हमने भरे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे बोलते हैं कि इस बोतल में 100% एन, मतलब 100% नाइट्रोजन, 100% फास्फोरस, 100% पोटेशियम है। ऐसा बोलने वाले लोग मैंने बहुत देखे। तो इस किसी भी बोतल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम नहीं, इसमें बैक्टीरिया है, जीवंत जीवाणु। एजेंट फैक्टर सॉल्युबलाइजिंग, एन की बोतल में एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया, पी की बोतल में फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और के की बोतल में पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे एक्ट लाइक एन एजेंट, एजेंट की तरह काम करते हैं। यहाँ पे पड़ा हुआ नाइट्रोजन उसको यहाँ से निकाल के प्रोसेस करके कन्वर्ट करके रूट जोन में लाके रख देते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये 100% काम करेंगे। इसमें 100% एनपीके नहीं है, पर ये 100% अपना खुद का काम करेंगे। मतलब क्या? ये जितनी रिक्वायरमेंट है वो फसल की, नत्रस, पोषक, पालक की, वो कहीं से भी निकाल के उसको दे देंगे, ठीक है। तो वो कहां से निकल सकते हैं? सबसे पहले अपने हवा में 78% नाइट्रोजन है, ये हमने भूगोल में पढ़ा है, लेकिन वो डायरेक्टली फसल नहीं ले सकती। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन को खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, थोड़ा प्रोसेस करते हैं और रूट जोन में लाके रख देते हैं। दूसरा, आपने जो डाला उसको प्रोसेस करते हैं, रूट जोन में लाके रख देते हैं। तीसरा, सॉइल के नीचे अगर कहीं पे वो पड़ा हुआ है तो वहां पे जाएंगे, उसको खींचेंगे, लेके आएंगे, प्रोसेस करेंगे, रूट जोन में लाके रख देंगे। तो ये एजेंट है। क्या बोलते हैं आप? यहाँ पे जो घर दिखाता है ना, इसको घर खरीदना है, इसको घर बेचना है, दलाल, ब्रोकर, इसकी तरह, ब्रोकर की तरह काम करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, इसको बेचना है, इसको खरीदना है, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे लाद देंगे, वो भी कमीशन लिए बिना। तो ये अच्छी चीज है हमारे लिए, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है इसमें जो उसको लाके रख दे। अभी क्या होगा? अभी ये बैक्टीरिया यहाँ पे मौजूद है, आपने यहाँ पे एनपीके डाला, इमीडिएटली वो प्रोसेस किया उसने और उसको दे दिया। अब आपको ये एक्स्ट्रा डालने की जरूरत है क्या? इसलिए हम बोलते हैं कि आप हमारा एनपीके अगर यूज करते हो तो आपका बायो फर्टिलाइजर, अपना फर्टिलाइजर का, खाद का जो खर्चा है वो आप 50% से कम कर सकते हो। फिर वो धीरे धीरे कम करके हम आप बंद भी कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमने केमिकल, रासायनिक खाद नहीं डाला, पूरी तरह बंद कर दिया और अपना प्रोडक्ट यूज किया, तो चलेगा क्या? द वेरी फर्स्ट थिंग इज, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश है क्या? नहीं, ठीक है। आपकी फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश की जरूरत है क्या? यस। तो वो ये क्या काम करेंगे? उसको सिर्फ लाके वहां पे रख देंगे। तो अगर इनका काम ये है तो वो लाके रखने के लिए कहीं पे तो वो होने जरूरी है, ठीक है। अब ये नत्रस, पुरत, पालाश आपके जमीन में हो, इसके लिए 2 तरीके के नत्रस, पुरत, पालाश, 2 तरीके से हम लोग नत्रस, पुरत, पालाश जमीन में दे सकते हैं। एक केमिकल और दूसरा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन कौन सा है जो हम लोग बहुत सालों से यूज कर रहे हैं? गोबर खाद, केचुए का खाद, पोल्ट्री का जो खाद आता है वो खाद, या फिर हमारे यहाँ पे एक प्रोसेस, ये पद्धति है महाराष्ट्र में, एक कैटेगरी है जो धनगर नाम का समाज है, वो क्या करता है, उनके पास 100, 150, 200 बकरियां होती है, वो पालते हैं, और वो जब फसल निकल जाते हैं तो वो आते हैं गाँव में, जहाँ पे उनको बिठाते हैं। आपके यहाँ पे होता है नहीं होता? उनका क्या काम होता है? वो दिन भर क्या करती है? बकरियां चरती है और रात को आके सिर्फ बैठती है क्या? उनका काम भी वो करती है ना, उनका 1 नंबर 2 नंबर वहां पे डालती है। वो रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। हम लोग जो गोबर खाद डालते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम,
लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, ये जो ऑर्गेनिक है ना उसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम उसकी जो उसका जो परसेंटेज है वो कम है, ठीक है। तो अगर वो कम है तो हमको वो ज्यादा डालना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं मैं कुछ भी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का सोर्स नहीं डालूंगा और मुझे फसल अच्छी आनी चाहिए, आएगी क्या? नहीं। तो मेरा ये बोलना है कि आप अगर केमिकल फर्टिलाइजर बंद करना चाहते हो तो अच्छी बात है, उसको धीरे धीरे बंद कीजिए, लेकिन उसी के साथ ये जो गोबर खाद है, केचुआ खाद है, पोल्ट्री का खाद है, या फिर ये अलग अलग तरीके का जो ऑर्गेनिक खाद है उसका जो परसेंटेज है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ ताकि वो लेवल मेंटेन हो सके, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम लोग जमीन में पानी के थ्रू दे सकते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटैश का जो एजेंट्स है उनको 1 ml 1 लीटर पानी में इसको छोड़ सकते हैं, ड्रिप या ड्रेंचिंग से दे सकते हैं, खुले पानी में दे सकते हैं। इनमें जो लाइव बैक्टीरिया है वो जमीन में जाने के बाद मल्टीप्लाई होते हैं 1:10⁷ का इनका रेशियो, मतलब 1 ml अगर हमने जमीन में डाल दिया तो उससे कम से कम 10 करोड़ बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे और वो अपना काम आगे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज शेड, ठीक है। एक 10 मिनट ज्यादा हो जाएंगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। थैंक्स टू पराग सर कि उन्होंने हमारा थोड़ा 10 मिनट का है तो हम लोग 10 मिनट थोड़ा ज्यादा लेंगे। ये नेक्स्ट प्रोडक्ट इज शेड। शेड की क्या जरूरत है? तो शेड की जरूरत इसलिए कि हमने जो केमिकल्स अभी तक यूज किए उन केमिकल की वजह से हमारी जो मिट्टी है वो मिट्टी खराब हो गई, ठीक है, हार्ड हो गई। अब क्यों? सिर्फ केमिकल नहीं, दो चीजें, एक केमिकल और दूसरा मैकेनिकल फार्मिंग, ठीक है। इन दोनों की वजह से हमारी मिट्टी जो है वो सख्त हो गई। क्यों? क्योंकि जो एक अच्छी मिट्टी, ऐसा जब हम लोग बोलते हैं जिसको बोलते हैं आइडियल सॉइल, ठीक है, ये आइडियल सॉइल का हमारे एग्रीकल्चर के टर्म में होता है कि एक मिट्टी को हम लोग अच्छी मिट्टी तब बोल सकते हैं जब उसमें 50% सॉइल पार्टिकल हो, 25% वाटर हो और 25% हवा हो। आपकी जमीन अच्छी है तब जब उसमें 50% मिट्टी के कण है, 25% हवा है और 25% पानी उग रहा है, तो क्या होगा? रूट्स अच्छे से ग्रो होंगे, न्यूट्रिशन अच्छे से फ्लोट होगा, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और फसल अच्छी आएगी। तो वो मिट्टी खुली रहती है, ठीक है। अभी क्या हो गया? हमने उसमें केमिकल डाल दिए, केमिकल की वजह से वो हवा पानी जो है वो निकल गया और अभी रह गए सिर्फ मिट्टी के पार्टिकल, और उन्होंने एक दूसरे को क्या किया? बंद कर दिया, पकड़ लिया। तो इससे मिट्टी हमारी क्या हो गई? सख्त हो गई। तो इसकी वजह से हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हम पहले लकड़ी के हल का यूज करते थे तो भी चलता था, लकड़ी के बाद क्या आया? लोहे का हल आया, लोहे के बाद क्या आया? ट्रैक्टर आए, और मजे में हम लोग बोलते हैं कि ऐसे ही चलता रहा तो जेसीबी यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये मजे वाली बात, जेसीबी परवड़े कहते हैं किसान को, आज ही नहीं किसान को खेती परवड़ रही है, तो ऐसे नहीं चल सकता, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये हमें सॉइल का ओरिजिनल टेक्सचर और स्ट्रक्चर फिर से क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे होगा? तो हमारी जो मिट्टी है एक दूसरे को पकड़ के रखी है, उसको खोलना बहुत जरूरी है। ये मिट्टी ने एक दूसरे को क्यों पकड़ के रखा है? क्योंकि इनमें जो केमिकल, इसमें जो केमिकल है, क्योंकि अपना मिट्टी जो है वो मिट्टी रही नहीं है, सॉइल पार्टिकल इज नॉट अ सॉइल पार्टिकल। हमने जो केमिकल यूज किया उसका उसके ऊपर क्या हो गया? लेयर हो गया। तो अभी ये फॉर एन एग्जांपल मान लो कि दिस इज अ सॉइल पार्टिकल, दिस इज अ सॉइल पार्टिकल। पहले क्या था? ये एक दूसरे के बाजू में आते थे तो एक दूसरे को पकड़ते नहीं थे, उसमें पानी और हवा के लिए जगह रहती थी। अभी क्या हुआ? इसमें केमिकल का लेयर हो गया। अभी ये क्या हो गया? दो मिट्टी के नहीं, ये केमिकल के पार्टिकल हो गए। अब केमिकल में क्या होता है? केमिकल एक तो पॉजिटिव होता है या तो पता है ना सबको? यस। तो जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव क्या हो जाएंगे? एक साथ आ जाएंगे। तो ये एक दूसरे को घट पकड़ लेंगे और ये सख्त हो जाएंगे। तो इनको एक दूसरे से छुड़ाना जरूरी है, और उसके लिए वो जो ऊपर का केमिकल का लेयर है उसको निकालना जरूरी। तो ये एक दूसरे से खुली हो जाएगी और अपना 50% सॉइल पार्टिकल, 20% वाटर और 20% एरिएशन जो है फुलफिल हो जाएगा। इसलिए हमने ये प्रोडक्ट मार्केट में लाया है, शेड। तो आपके मिट्टी का जो आरोग्य है वो बनाने का काम करेगा। इसका नाम ही है सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, मिट्टी का आरोग्य सुधारने वाला तंत्रज्ञान। ये बैक्टीरियल फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट है जो बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन प्रोसेस से तैयार होता है, जो जमीन में जाने के बाद कुछ स्पोर्स क्रिएट करता है, जो स्पोर्स जमीन में जाने के बाद
सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पे काम करेगा। मतलब क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब सॉइल का जो टेक्सचर स्ट्रक्चर है उसको सुधारने का काम करेगा, जमीन में पानी को पकड़े रखने की क्षमता को बढ़ाएगा, जमीन में हवा को वो कार्यान्वित करेगा जिससे कि न्यूट्रिशन का फ्लो अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन का और पानी का अपटेक बना रहेगा, तो ग्रोथ अच्छी होगी फसल की। ठीक है, तो मिट्टी को पूर्व रूप पर लाने का काम ये शेड की वजह से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को अच्छा रखेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस, इसमें शेड ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एनपीके इज एन एजेंट, बट शेड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं, वो खुद कुछ तरीके के न्यूट्रिशंस भी सॉइल को प्रोवाइड करता है, कुछ न्यूट्रिएंट का सोर्स भी है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन लेवल को भी मेंटेन करता है हमारे सॉइल के। नेक्स्ट, सॉइल की एनर्जी लेवल जो है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अभी मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, सॉइल की एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। फिर उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को भी सुधारने का काम करता है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जमीन के अंदर जो जीवाणु या जीवात रहते थे पहले, ठीक है, उनको जो बढ़ने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट बनाने का काम वो करेगा। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो जो जीवाणु है, जीवात है, वो बढ़ते रहते हैं अच्छी तरीके से। तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि एक फसल में शेड इस्तेमाल किया, एक में नहीं किया। जिसमें शेड इस्तेमाल किया उसमें धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल के बाद जो केंचुओं की संख्या है वो ज्यादा दिखती है। आपने रिजल्ट बहुत जगह पे जब जिन्होंने यूज किया उनको पूछो, धीरे धीरे केंचुओं की संख्या डेवलप होने लगती है, क्योंकि उनको वहां पे बढ़ने के लिए जो नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए। केंचुआ पता है ना सबको, जिसको किसानों का मित्र बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? अड़सिया। वेरी गुड। तो वो किसानों का मित्र होता है, वो जमीन को अच्छे सुपीक बनाने का काम करता है, ठीक है, हेल्दी बनाने का काम करता है। ठीक है, तो उनको उनकी संख्या बढ़ना चालू हो जाता है। तो वो सॉइल की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को सुधारने का काम करता है। इसको सॉइल में देना है, मिट्टी में देना है, तो ड्रिप, डेंच या खुले पानी से भी हम लोग दे सकते हैं। 2 ml पर लीटर पानी से इसकी मात्रा है। ठीक है, टेक्निकली मतलब सीधे अगर बोलेंगे तो एक बार जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए 1 लीटर शेड पूरा हम लोग एक बार यूज करना चाहिए। ठीक है, कम से कम अगर 3 महीने की फसल है तो 2 बार, 5 महीने की फसल है तो 3 बार, 6 महीने की फसल है तो 4 बार, और पेरेनियल क्रॉप है तो 2 महीने में कम से कम 1 बार। इस तरीके से इसको जमीन में डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोडक्ट इज इंटेक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट की जरूरत क्या है? देखो, अभी तक हमने जो प्रोडक्ट देखे, इसमें आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस का बाउंड्री है वो थोड़ा सा क्रॉस करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हमने अभी तक देखे वो प्रोडक्ट ग्रोथ के लिए काम करते हैं। लेकिन अभी जो 2 प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं वो कुछ कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस का बाउंड्री जो है उसको बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना है। ये पराग सर जैसे बोलते हैं ना कि मैं होना वाला जो कंसेप्ट है ना, वो ये 2 प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि ये कंट्रोल करने वाले प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की जरूरत क्या है? तो ये प्रोडक्ट हमने जो पेस्ट आते हैं, कीड़ आती है, उसके लिए डेवलप किया है। क्योंकि आज के डेट में जो प्रोडक्ट किसान यूज कर रहा है दे आर केमिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और इससे फसल का नुकसान भी होता है। तो हमने ये प्रोडक्ट बनाया है जो पूरी तरह जैविक है, जो हर्बल पेस्टिसाइड, मतलब इसमें कुछ वनस्पतियों के अर्क को मिला के ये बनाया गया है। जैसे कि पाइपर है, एजोट्रैक्टिन है, शाहतीरा है, अदितोरा है, दाहतीरा है, ऐसे कुछ वनस्पतियों के अर्क को एक साथ मिला के इसमें बनाया गया है और ये प्रिवेंटिव के तौर पर काम करता है। दिस इज अ प्रिवेंटिव प्रोडक्ट। ये फसल पे कीड़ आने से पहले यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट है। ये फसल पे कीड़ आने के बाद यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अभी इसको प्रिवेंटिव क्यों यूज करना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक जैविक प्रोडक्ट है और जैविक प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट टू अपना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। हम जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, अगर आपको एकदम आप कैंसर के 2nd स्टेज पे और आपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करना चालू किया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उस पे क्या करना पड़ेगा आपको? एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही जरूरी है। तो ऐसे ही अगर आपके फसल पे ऑलरेडी कीड़ अवस्था में है तो उस समय पे आप बोलोगे कि किसी
जैविक प्रोडक्ट से कंट्रोल करोगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू कि कैंसर की सेकंड स्टेज वाले पेशेंट को आयुर्वेदिक से ट्रीट करना। तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली मर जाएगा। वैसे ही ये फसल का नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान किसके सर पे आएगा, आपके सर पे आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज एन प्योरली प्रिवेंटिव प्रोडक्ट। इसलिए लोग हम अगर मुझे बोलते ना कि सर वहां पे फसल पे कीट थी, वहां पे मैंने बायोइंटेक दे दिया लेकिन उसका रिजल्ट ही नहीं आया, तो ये प्रोडक्ट फसल पे कीट है उसके बाद मारने वाला प्रोडक्ट एडवांस है नहीं, ये प्रिवेंटिव प्रोडक्ट है। ये किस तरीके से काम करेगा, सबसे पहले अगर ये प्रोडक्ट फसल पे स्प्रे किया हुआ है और उस टाइम पे कीट का अटैक होता है तो ये अलग अलग तरीके से काम करेगा। सबसे पहले तो ये रिपेलेंट की तरह काम करेगा, मतलब इसमें कुछ औषधि वनस्पति ऐसी है जो जिनका स्मेल बहुत स्ट्रांग है और वो कीट जब वहां पे आती है तो वो स्ट्रांग से वो भग जाती है। अब आप बोलेंगे कि यार मेरे को तो अंदर जाने के बाद कुछ फील नहीं होता, आपका साइज और कीट का साइज डिफरेंस है ना कुछ, उनका जो स्मेल लेने का जो ये है वो और आपका स्मेल अलग है, तो ये आपको रिपेल नहीं करने के लिए है, वो कीट को रिपेल करने के लिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है ये कि ये सिर्फ सकिंग पेस्ट के लिए बनाया गया है, रस शोषक कीड़ियों के लिए बनाया गया हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है। दिस इज फॉर सकिंग पेस्ट। पेस्ट तीन तरीके के होते हैं, एक सकिंग पेस्ट, दूसरा लीफ ईटिंग कैटरपिलर, तीसरा बोरर्स जो फल के अंदर घुसते हैं, ठीक है। तो ईटिंग कैटरपिलर लीफ पत्तों खाने वाले प्रोडक्ट और फल के अंदर घुसने वाले प्रोडक्ट के लिए ये बनाया नहीं है, ये सकिंग पेस्ट के लिए बनाया गया है। और ज्यादातर अटैक जो होता है वो सकिंग पेस्ट का होता है, ठीक है। सर ये थ्रिप्स में इतना थ्रिप्स इज अ सकिंग पेस्ट, प्रिवेंटिव यूज करो आप तो होगा तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। रिपेलेंट के तौर पर काम करता है, दूसरा एंटीफिडेंट के तौर पर काम करेगा। मतलब ये जब ये फसल पे है कीट आई, उसने बाइट किया तो क्या होगा, इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे जो उसकी जो जीव है उसके पास जो टेस्ट आती है, इसकी जो ग्रंथियां है उसको मार देगा, तो दूसरे जगह पे जाएगा, खाएगा, उसको टेस्ट नहीं आएगी। वो अगर टेस्ट नहीं आएगी तो वो फिर से खाएगा, दूसरी तीसरी जगह जाकर उसको टेस्ट नहीं, वो खाना बंद कर देगा। इट इज इक्विवेलेंट टू जब आप गरम चाय पीते हो तो आपके जीभ के बाजू की जो त्वचा है वो क्या हो जाती है, जल जाती है। उसके बाद आप कुछ भी खाते हो तो आपको टेस्ट नहीं लगता थोड़ी समय तक, तो सेम केस उसकी हो जाती है, वो जल जाता है, टेस्ट नहीं लगता तो वो खाना बंद कर देता है। खाना बंद करेगा, भूखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्या हमने उसको मारा, वो अपने आप मर गया, क्योंकि हम उसको मारते, क्योंकि हम कैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, जैविक, और जैविक का काम लोगों को मारना, किसी को भी मारना, तो हम उसको मारते नहीं है, वो अपने आप मर गया भूख से। थर्ड इज उसको वो पैरालाइज बना देगा, मतलब उसमें कुछ वनस्पतियों के अर्क ऐसे हैं जिसको बाइट करने के बाद उसकी नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा, नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा तो वो पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। पैरालाइज हो जाएगा तो वो हिल नहीं पाएगा, कहीं भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो ऐसे लटकता हुआ दिखेगा आपको, और वो पैरालिसिस की वजह से, कुछ काम नहीं कर पाने की वजह से वो अपने आप क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हमने उसको मारा क्या, वो अपने आप मर गया। थर्ड इज उसके ओविपोजिटरी सिस्टम पे अटैक करेगा। इसमें कुछ वनस्पतियों के अर्क ऐसे हैं जो उसकी जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है उस पे अटैक करेगा, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को वो मार देगा, ठीक है। तो शायद उनका मेटिंग होगा भी, मेटिंग होगा, लेकिन उससे नेक्स्ट जनरेशन पैदा नहीं होगी, क्लियर है। तो ओविपोजिटरी सिस्टम पे अटैक करेगा। तो इस तरीके से ये इंटैक्ट काम करता है, दोस्तों प्रिवेंटिव यूज होना जरूरी है। तो आई विल रिकमेंड कि जो फर्स्ट स्प्रे है आपका स्टीम रिच का, उसके साथ ही इसको मिक्स करके स्प्रे कर दो, ठीक है, ना कि कीड़ा आने के बाद, ठीक है। और ये मैंने बोला ये ऑर्गेनिक है, सकिंग पेस्ट के लिए नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है इसका, क्लियर है, इंटैक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज रैपअप। रैपअप इज फॉर डिसीजेस, डिसीजेस मतलब रोग। अब रोग तीन तरीके के हैं, एक फंगल, दूसरा बैक्टीरियल और तीसरा वायरल, ठीक है। तो इनमें से भी जो फंगल डिसीजेस है उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। बैक्टीरियल पे डिसीजेस के ऊपर भी ये थोड़ा बहुत काम करेगा, लेकिन वायरल डिसीजेस के ऊपर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल और फंगल इन्वेजन, उनका जो अटैक है उनको मारने का काम करेगा। वो कैसे करेगा, इसके नाम में ही रैप अप। रैप अप मतलब क्या, किसी भी चीज को लपेटना, ढक देना, तो ये उसी तरीके से काम करेगा। ये अपनी फसल को ढक देगा, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करेगा स्प्रेइंग के बाद,
ठीक है, और ये लेयर आपका फंगल और बैक्टीरियल इन्वेजन से आपका अटैक जो है उसको बचाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम करेगा कि ये आया तो भी अंदर घुसने नहीं देगा। दूसरा कुछ इसमें कंटेंट्स ऐसे है जो मतलब ये जो बैक्टीरिया है जो हम स्प्रे करते हैं, रैपअप इज अ बैक्टीरियल प्रोडक्ट अगेन। ये जो बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया ऐसे है जो फंगल अटैक होता है उसके ऊपर ये पैरासाइट की तरह काम करते हैं। पैरासाइट पता है? पैरासाइट, यस, पैरासाइट मतलब क्या? उसके शरीर में घुस के वो रोग पैदा करता है। वो अब हमारा जो बैक्टीरिया है ना वो फंगल के शरीर में घुस के उसको ही मारने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो फंगल और बैक्टीरियल इन्वेजन है उसको कम करने में ये मदद करेगा। लेकिन अगेन दिस इज एन प्रिवेंटिव प्रोडक्ट, ये पहले स्प्रे किया हुआ होना जरूरी है। ये कोई भी डिसीज आने के बाद हम लोग रिकमेंड करेंगे तो इसका रिजल्ट आने के चांसेस कम है। ठीक है, तो इसका यूज जो है वो 2 ml पर लीटर से हम लोग रिकमेंड करते हैं, 2 ml पर लीटर स्प्रे में। ठीक है, तो वी कैन डू लाइक अल्टरनेट स्प्रे, एक स्प्रे स्टीमरिज बाय 95 इंटैक्ट का, एक स्प्रे स्टीमरिज बाय 95 रैपअप का। ठीक है, तो कीड रोग दोनों से जो संतुलन है वो बना रहेगा। ठीक है, क्लियर है अभी तक? यस। अभी इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी बताऊंगा, ये थंब रूल है। थंब रूल पता है ना आपको? थंब रूल मतलब जैसे पाइथागोरस का प्रमेय है ना 30 60 90, वैसा कोई एक थंब रूल होता है। वैसे मैं बोलता हूँ ये जो भी सारे प्रोडक्ट है हमारे इंटैक्ट और रैपअप से इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, हम लोग बहुत सारी बार ये होता है कि हमने 10 जगह पे प्रोडक्ट दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको 2 मिनट ध्यान से सुनिए, ज्यादा समय लेने वाला नहीं हूं आपका। हमने ये प्रोडक्ट दिया 10 जगह पे, 8 लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, 8 लोगों को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया, लेकिन 2 लोगों को रिजल्ट नहीं आया, ऊपर नीचे हुआ या कम ज्यादा हुआ। ठीक है, अगर 8 लोगों को रिजल्ट आया और 2 लोगों को रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब प्रॉब्लम किसमें है? यूज करने के तरीके में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना जरूरी है, कोई भी फसल जब किसान लेता है तो वो फसल का प्रोडक्शन आने के लिए 5 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, 5 इंपॉर्टेंट चीजें। एक सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी फसल किस तरीके से उगेगी या आपको कैसे प्रोडक्शन मिलेगा, ये प्रोडक्शन डिपेंड है फर्स्ट थिंग सीड, आप कौन से बीज, इसके में कैसे क्वालिटी का बीज आप यूज, क्या बीज आपने यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड है फसल कैसे होगी, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड, प्रोडक्शन डिपेंड है सॉइल पे, मिट्टी जिसमें आपने ये बोया। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट वाटर, पानी जो आप उसको दे रहे हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट जिसमें ये खड़ा है, एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन। क्लियर? अब जो न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर, ये 5 चीजों के ऊपर डिपेंड है आपको प्रोडक्शन कैसे मिलेगा, अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज ऊपर नीचे हो गई तो आपको जितना प्रोडक्शन चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो मान लो कि आपने बाकी की सारी चीजें अच्छी है, लेकिन आपने जो सीड लाया था वही खराब निकला, क्या होगा? आपके सीड भी अच्छे, लेकिन जिस मिट्टी में आपने वो डाला वो मिट्टी खराब है, नहीं होगा। आपके ये दोनों चीजें अच्छी है, लेकिन जो पानी आप यूज कर रहे हैं उसका पीएच बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही कम है, या इसमें कुछ भलतेज केमिकल आपके है, रिजल्ट आएगा क्या? आपने ये तीनों भी चीजें अच्छी है, लेकिन अचानक से इन्वायरमेंटल चेंजेस आ गए, अभी अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन कल से मैं देख रहा हूँ थोड़े बादल आना चालू हो गए। अभी वो फसल के लिए, जो फसल अभी हमने लगाई है वो फसल के लिए वो बादल नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये बादल आएंगे तो क्या करना है। क्लियर है ना? अभी आपने क्या लगाया है? चना लगाया है। अभी वो चने को सिर्फ इतना ही पता है कि आज मैं जब बढ़ूंगा तो मुझे बहुत जबरदस्त ठंड लगेगी, सुबह सुबह वो कोहरा गिरेगा, वो कोहरे से मेरे को पानी मिलेगा, वो पानी से मैं बढ़ूंगा। ठीक है, अभी अचानक से बादल आ गए, ठंड चली गई, गर्मी हो गई, उसको पता ही नहीं क्या करना है। वो क्या करेगा? खुद से स्ट्रेच बिहेव करना चालू कर देगा कुछ तो।
तो ये इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से कुछ जो बादल आने के बाद आने वाले जो कीड़ थे वो आ जाएगी। अब वो फसल को पता ही नहीं यार ये कीड़ से कैसे मुकाबला करना है, क्योंकि मेरे अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है वो कुछ अलग चीजों के लिए बनाई गई थी, ठंड में जो कीड़ आती है उसके लिए। अभी अचानक से वो बादल वाली कीड़ आ गई, उससे अटैक करने का रेजिस्टेंस पावर उसमें, तो इन्वायरमेंट जरूरी है नहीं है? बहुत जरूरी है। तो ये हमारे देखो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप ये एक आपने सीड अच्छा यूज किया, सॉइल अच्छा है, वाटर अच्छा है, इन्वायरमेंट भी प्रॉपर रहा, लेकिन जो न्यूट्रिशन उसको मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिला ही नहीं। बचपन में मां का दूध पिलाना था, हमने डायरेक्टली वो 16 साल का हो गया तब पिलाया, हो गए ग्रोथ ही नहीं मिलेगी, प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब न्यूट्रिशन भी जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आपको फसल अच्छी लानी है तो सीड, सॉइल, वाटर, इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन, ये पांचों चीजें अच्छी होनी जरूरी है। अब ये पांचों चीजें अच्छी हो सकती है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इन पांचों चीजों के ऊपर रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि इसमें सीड, सॉइल, वाटर और इन्वायरमेंट, ये चारों चीजें फार्मर के कंट्रोल में है क्या? आप कौन से क्वालिटी का सीड यूज कर सकते हो, क्या आपके कंट्रोल में है? आए दिन पेपर में पढ़ते हो ना बोगस सीड, ठीक है, तो आपके कंट्रोल में सीड नहीं है। सॉइल आपके कंट्रोल में थी अब नहीं है, पर अब नहीं है। पानी बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं, ठीक है। एनवायरमेंट तो है ही नहीं, तो आपके कंट्रोल में क्या है? तो वो हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो हम एक पैरामीटर्स को कंप्लीट कर रहे हैं न्यूट्रिशन के, बाकी के 4 पैरामीटर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसका इफेक्ट रिजल्ट के ऊपर आता है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर आपका रिजल्ट ऊपर नीचे होता है तो आप पूरा ब्लेम एक ही पैरामीटर को कैसे डाल सकते हैं? डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। तो ये जानना भी जरूरी है ना कि क्या इधर प्रॉब्लम है, क्या इधर प्रॉब्लम है, क्या इधर प्रॉब्लम है, क्या इधर प्रॉब्लम है। अगर आपने 10 लोगों को प्रोडक्ट दिया है, 8 लोगों ने ये प्रोडक्ट का रिजल्ट यूज करके रिजल्ट बहुत अच्छा आया, लेकिन 2 लोगों को रिजल्ट नहीं आया, तो न्यूट्रिशन तो 10 के 10 को सेम मिला ना। मतलब हमारे हाथ में जो था वो हमने 10 के 10 को क्या किया? सेम दिया। तो गड़बड़ कहां पे होगी? ये ऊपर के चारों में कहीं पे तो गड़बड़ है, तभी उसको वो रिजल्ट जो है वो वैरी हुआ। शायद उसका सीड अच्छी क्वालिटी का नहीं है, शायद उसकी सॉइल अच्छी क्वालिटी की नहीं है, शायद उसका पानी अच्छा नहीं है, शायद इन्वायरमेंट ने कुछ तो गड़बड़ मार दी बीच में, तो उसकी वजह से रिजल्ट वैरी हो सकता है। अगर आप बोलते हो, जब आप बोलते हो कि सर मैंने इसको प्रोडक्ट दिया था लेकिन उसको रिजल्ट ही नहीं आया, अभी वो क्या बोलते हैं आपके गुजरात में, हमारे यहाँ पे वो गाली की तरफ बोलते हैं, आपके यहाँ वो पागल बंदे को गांडा बोलते हैं, गांडा भेज हुए क्या है। अरे सर अभी कितने साल हो गए स्टीम रिच मार्केट में? 2002 में स्टीम रिच फर्स्ट टाइम मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, आज 16 साल हो गए। 16 साल में कितने किसानों ने अभी तक स्टीम रिच यूज किया? लाखों लोगों ने ये स्टीम रिच यूज किया। लाखों, इन लाखों लोगों में कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिला? बहुत कम। मैं बोलता हूँ टेक्निकली अगर हम लोग देखते हैं तो अराउंड 97% लोग ऐसे हैं हमारे पास जिनका बोलना है कि आपका प्रोडक्ट हमने यूज किया और ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद हमको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला, मतलब जितना बोला था ना सामने वाले ने उससे ज्यादा रिजल्ट मिला। लेकिन 3% लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट हमने यूज किया लेकिन जितना बोला था उतना रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। अब ये 3% लोगों का प्रॉब्लम क्या हुआ? हमने उनको छोड़ा नहीं, हमने थोड़ा सा उनके डीप में जाके ढूंढने की कोशिश की, तो हमें ये 3 लोगों के बारे में 4 प्रॉब्लम्स सामने आए कि इन चार चीजों की वजह से इनका जो प्रॉब्लम है वो है। सबसे पहली चीज जो हमने आइडेंटिफाई की वो ये 4 है, सॉइल, सीड, वाटर, एनवायरनमेंट। इसमें से कहीं तो एक जगह पे गड़बड़ है, ठीक है। मैं मेरे 9.5 साल के करियर में मैंने बहुत ऐसे एग्जांपल देखे जहां पे मैं उसने बोला कि यार रिजल्ट नहीं आया, हम वहां पे गए, देखा, तो प्रॉब्लम इन चारों में से कहीं तो एक जगह पे है। तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज इन चारों में से कई जगह पे एक प्रॉब्लम है जो बोल रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आया। दूसरा वो लोग थे जिन्होंने हमने जिस सिस्टम से बताया उस सिस्टम से प्रोडक्ट यूज
हमने बोला 15 ml स्टीम रिच 5 ml बाय 95, उसने सुना कुछ, उसके खेत में काम करने वाले को बताया, उसके खेत में काम करने वाले ने 15 ml बाय 95 5 ml रिजल्ट आएगा क्या? मतलब जो सिस्टम बोली थी वो सिस्टम से यूज नहीं किया, उनको रिजल्ट नहीं आया। तीसरा, वो ऐसे लोग हैं जिनको हमारे बंदे ने जो ओवर कॉन्फिडेंट कमिटमेंट दे दी। मतलब जैसे मैंने शुरुआत में बोला ना कि वो मतलब कि हार्वेस्टिंग के स्टेज पे फसल निकालने की अवस्था में वो जाता है वहां पे, उसके दिमाग में एक ही है, मेरे को क्लब नेट सब करना है। वो जाके उसको बोलता है कि ये स्टीम रिच बाय 95 यूज कर, तेरा जो इनकम प्रोडक्शन है वो 40% से बढ़ जाएगा। अभी उसको हमने पूछा, भैया तूने ये यूज किया, तेरे को कुछ तो मतलब मुनाफा हुआ क्या? उसने बोला हाँ, मेरा लास्ट ईयर 5 बोरी हुआ था, मतलब लास्ट ईयर मेरा 10 क्विंटल हुआ था, इस साल मेरा 12 क्विंटल हुआ। तो क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं, उन्होंने तो बोला कि तेरा 15 से 17 तक जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है कि ओवर कमिटमेंट का प्रॉब्लम? द फर्स्ट इज इसमें प्रॉब्लम था, सेकंड इज सिस्टम से प्रोडक्ट यूज नहीं किया, थर्ड इज ओवर कमिटमेंट का प्रॉब्लम है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिनको रिजल्ट नहीं आता वो है जिनको आपने उधार प्रोडक्ट दिया उसको कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि अगर रिजल्ट आया ऐसे बोला तो पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान जवाब है, तूने क्या दिया यार, उसका रिजल्ट नहीं आया। तो ये चारों चीजें अवॉइड करो। 3 चीजें जो हमारे कंट्रोल में वो अवॉइड कर सकते हैं। एक, सिस्टम से प्रोडक्ट यूज करना चाहिए सामने वाले ने। दूसरा, ओवर कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। तीसरा, किसी को भी उधार प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सोना है। और सोना आप किसी को भी उधार देते हैं? आप जाओ सोनार की दुकान में, उसको बोलो आज सोना तो कल पैसा देता हूँ, देगा क्या? नहीं देगा। तो ट्रीट दिस लाइक गोल्ड, इट हैज अ वैल्यू। आपके हाथ में जो चीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अगर मतलब ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। सीएफसी का नॉलेज जो है मुझे ज्यादा नहीं है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ एनिमल कैटेगरी, ठीक है? उसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग। लेकिन देखो, एक चीज हमेशा कि मेरे सामने आती है, लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपके प्रोडक्ट है ना, आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ये सवाल आपको आता है? जी आता है। मैं बोलता हूँ हाँ महंगे। मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ यस मेरे प्रोडक्ट महंगे हैं। तो वैसे तो हम लोग डिस्काउंट देके वो सस्ता हो जाता है, लेकिन मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट महंगे हैं। देखो, ये एग्जांपल आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है ना? फिर भी हम लोग रिपीट करते हैं इसको। हमें अगर गाड़ी लेनी है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आप मारुति 800 ले सकते हैं और दूसरा मर्सिडीज ले सकते हैं। आप कौन सी प्रेफर करोगे? मर्सिडीज। आपके सामने 2 ऑप्शन है, आपको मारुति 800 दे सकते हैं हम लोग, या फिर मर्सिडीज दे सकते हैं। कौन सी लेंगे आप? मर्सिडीज। क्यों? क्यों? वैसे अगर देखा जाए तो मारुति 800 को भी 4 पहिए है, एक स्टीयरिंग है, 4 लोग अंदर बैठते हैं, कवर्ड है, धूप आएगी, बारिश आएगी, जोर से हवा चलेगी तो भी वो आपको सेफ रखेगा, और उसका भी काम एक जगह से दूसरी जगह पे आपको लेके जाना है। और मर्सिडीज का भी, उसमें 4 पहिए है, एक स्टीयरिंग है, 4 लोग बैठते हैं, कवर्ड है, धूप आएगी, बारिश आएगी, हवा आएगी तो भी आपको सेफ रखेगा और एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा। लेकिन वो 800 आपको 4 लाख में मिलती है और मर्सिडीज आपको 40 लाख में मिलती है, तो भी आपका बोलना है कि मुझे मर्सिडीज लेनी। क्यों भाई? वही सेम चीज है। अगर आपको 4 लाख की गाड़ी में भी मिल रही है और 40 लाख की गाड़ी में मिल रही है, तो और 40 लाख की गाड़ी क्यों? तीन चीजों के लिए आदमी कभी भी ज्यादा पैसे देता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो है सेफ्टी। सेफ्टी क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी फीचर्स है। उसमें एयरबैग्स है, एबीएस है, एबीडी है, बहुत ज्यादा सेफ्टी। क्योंकि आदमी अगर चलते गाड़ी से भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो भी वो बचने के चांसेस किसमें ज्यादा है? मर्सिडीज में या 800 में? मर्सिडीज में। मतलब सेफ्टी किसमें ज्यादा है? मर्सिडीज में। दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं फीचर्स किसमें ज्यादा है? मर्सिडीज में।
बहुत ज्यादा फीचर्स है। मतलब हमारे सचिन कुलकर्णी साहब की मर्सिडीज है, जब फर्स्ट टाइम ली थी तो हमने देखा था, हम डेमो के लिए गए थे, वो बंदे ने बोला कि सर इसमें ऐसा फीचर है, आप अगर आपके पार्किंग में जाके खड़े हो गए और आपको पार्किंग करने में दिक्कत आ रही है तो आप कुछ मत करो, हाथ उठाओ, बीच में वहां पे एक पी का बटन है, उसको दबाओ और स्टीयरिंग से हाथ निकालो, वो गाड़ी अपने आप जाएगी, पार्किंग की जगह देखेगी, पार्किंग की जगह देख के वो खुद को एडजस्ट कर लेगी और वहां पे जाके पार्क हो जाएगी। वो भी आप मतलब पट्टी का नाप लगा देख लो, उसमें कुछ वहां पे 165 सेंटीमीटर का, हर चारों जगह पे 165 मीटर का ऑब्जेक्शन छोड़ के, मतलब जो भी दीवारें है उसको छोड़ के वो अपने आप पार्क हो जाएगी। अब ये फीचर हो गया ना, एक्स्ट्रा फीचर है ये 400 में 800 में है क्या? तो आप पैसा दे रही है, पहली बात तो सेफ्टी के लिए और दूसरी बात तो क्वालिटी के लिए। क्वालिटी इन द सेंस फीचर इन द सेंस क्वालिटी, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी उससे बढ़ रही है ना, ठीक है। तो आदमी पैसा क्यों देता है? क्वालिटी का और सेफ्टी का, ठीक है। तो अगर एक चीज आप कम पैसे में खरीद रहे हो और एक चीज ज्यादा पैसे में खरीद रहे हो तो ये दोनों चीजों का डिफरेंस उसमें आपको देखना बहुत जरूरी है, क्वालिटी या सेफ्टी, क्वालिटी और सेफ्टी का। तो हमारे प्रोडक्ट जो है, अगर कोई बोलता है कि महंगे हैं तो मैं बोलता हूँ कि यस महंगे, क्योंकि इसमें ये दो चीजें ज्यादा है, एक क्वालिटी और दूसरा सेफ्टी है या नहीं? यस। व्हाट यू विल प्रेफर, केमिकल और ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। इसमें क्या है? ऑर्गेनिक सेफ्टी है। दूसरा फीचर्स, जब जो हमने अभी तक के देखे कि इतने सारे प्रोडक्ट यूज करने से अच्छा है एक ही प्रोडक्ट यूज करो, आपका उत्पादन बढ़ेगा, हर जगह पे आपका खर्चा कम हो। तो आप क्वालिटी और सेफ्टी के लिए ज्यादा पैसे देते हो तो वो देना चाहिए, ठीक है। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं लास्ट में बोल के जाता हूँ यहाँ पे। देखो, कोई अगर बंदा बोलता है कि ये प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोडक्ट महंगे, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ एग्जैक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, एग्जैक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। क्या प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट महंगे हैं? अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारा फेस वॉश कितने रुपए का है? 220 190 रुपीज का, 200 का पकड़ के चलो। हमारा फेस वॉश 200 रुपए का है। यहाँ पे ब्यूटिशियन कितने? ब्यूटिशियन या ब्यूटी से रिलेटेड कोई आता है? मार्केट में 2000 रुपए का फेस वॉश है या नहीं है? मार्केट में 2000 रुपए का भी फेस वॉश है। वो खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? लोग खरीदते हैं। तो मार्केट में 2000 का फेस वॉश खरीदने वाले लोग भी है। उनसे जाकर पूछो कि क्या ये 2000 का फेस वॉश महंगा है, वो क्या बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्वालिटी बिल्कुल। थोड़ा सा इसमें थोड़ा बाजू में रखो, अभी पैसा तो ज्यादा है लेकिन एंगल, थर्ड एंगल देता हूं मैं आपको। उनको ये 2000 रुपए का फेस वॉश महंगा नहीं लग रहा है क्योंकि ये 2000 रुपए का फेस वॉश खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए ना, वो पैसा उनके पास है। वो किसको महंगा लग रहा है? जिसके पास पैसा नहीं। मतलब अगर आपको कोई बोलता है कि मेरा 190 का फेस वॉश महंगा है, तो वो 190 का फेस वॉश खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा उसके पास नहीं। तो रियल प्रॉब्लम इज पैसा। तो ये 190 का फेस वॉश अगर तुझे महंगा लग रहा है तो ये अगर तुझे सस्ता चाहिए, इसके लिए तुझे ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। क्योंकि जो मर्सिडीज आपको महंगी लग रही है वही मर्सिडीज कुछ लोगों को सस्ती भी लगती है। वही मर्सिडीज आप अंबानी को पूछो, सस्ती है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना पैसा है। तो आपको अगर महंगी चीज को सस्ती करनी है तो चीजों को सस्ता करके नहीं चलेगा, आपको ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। तो ऐसे आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं।